दोस्तों नमस्कार, जय सिया राम। कल 15 मई थी और आज है 16 मई। कल 15 मई 2026 को इंदौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जो धार में स्थित भोजशाला थी, जो राजा भोज की नगरी थी, राजधानी थी। राजा भोज जो महान प्रतापी हुए हैं, उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी जहाँ पर एक माँ सरस्वती की वाग्भ देवी की प्रतिमा थी। और इस मंदिर को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, मगर माननीय कल न्यायालय ने इसके ऊपर डिसीजन दे दिया और उन्होंने कहा कि धार भोजशाला में स्थित भोजशाला प्राचीन मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हालांकि राजा भोज कौन थे, धार नगरी का इतिहास क्या है और भोजशाला का इतिहास क्या है, ये मैं आज आपको संपूर्ण इतिहास के साथ बताना चाहता हूँ। क्योंकि आज से 3 साल पहले ही मैंने आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसके अंदर भोजशाला का संपूर्ण इतिहास था। आप देख सकते हैं कि 1 2 ये 3 4 5 6 7 और 8, कम से कम 8-10 पत्तों का ये मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, एक कह सकते हैं कि रिसर्च पेपर। लेकिन मैंने इसके बारे में चर्चा नहीं की थी क्योंकि मेरे मन में भी अंदर कहीं ना कहीं टीस थी कि जब तक माननीय न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता और समस्त सनातनी हिंदुओं की जीत नहीं हो जाती, तब तक मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूँ तो ठीक है। लेकिन आज मैं सभी को ये देना चाहता हूँ कि राजा भोज और भोजशाला का इतिहास क्या है। हालांकि मैं काफ़ी डिटेल से चर्चा करूँगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जिसको जानकारी पूरी चाहिए, जिसको भोजशाला में, हमारी प्राचीन संस्कृति में, हमारी प्राचीन सभ्यता में, हमारे प्राचीन मंदिरों में और वहाँ की स्थापत्य कला में अगर रुचि है तो वो पूरा सुन सकता है, वरना तो आप स्किप कर सकते हैं। हालांकि मैं खुद भी धार भोजशाला में गया था, एक नहीं 2 बार गया था। एक बार तो वहाँ पर मुझे अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन अब ये है कि उस समय मैं वहाँ से प्रण लेकर आया था कि जब वहाँ न्यायालय का फैसला आएगा और तब मैं एक बार वापस वहाँ पर जाऊँगा और माँ सरस्वती के श्री चरणों में मैं प्रणाम अर्पित करूँगा, उनका आशीर्वाद लूँगा। हालांकि ये काफ़ी विवादित तो कोई था ही नहीं। हालांकि प्राचीन समय से स्पष्ट था कि वहाँ पर राजा भोज का संस्कृत विद्यालय था, राजा भोज की नगरी थी, तो वहाँ पर भोजशाला भी हिंदू मंदिर था। लेकिन ये किस प्रकार विवादित हुआ, क्या इतिहास था, ये मैं आपको बताने देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं राजा भोज की बात करता हूँ। तो मध्य भारत का सबसे प्रतापी शासक थे राजा भोज। परमार वंश के शासक थे और परमार वंश के 90 शासक थे। इनकी राजधानी का नाम था धार और भोपाल, आज का जो भोपाल है, इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और भोपाल का प्राचीन नाम था भोजपाल, जो अपभ्रंश होते हुए भोजपाल से भोपाल हो गया था। इसी भोपाल में इन्होंने सप्तर्षि का निर्माण करवाया था। और आज हम जब जल बचाओ, पानी बचाओ की बात करते हैं तो उस समय 1034 से पहले इन्होंने मॉडर्न वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिया था कि किस प्रकार बारिश के पानी को हम बचा सकते हैं, किस प्रकार भूमिगत जल के स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में राजा भोज ने दूरदृष्टि रखते हुए अपने ग्रंथों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छे से दिया था। राजा भोज जो माँ सरस्वती के उपासक थे और ऐसा कहा जाता है कि इनको 64 सिद्धियों की प्राप्ति थी और इन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की। हम 84 ग्रंथों के जो इन्होंने लिखे हैं उनके नाम याद नहीं रख सकते, बल्कि इन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की। हालांकि बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन कुछ ग्रंथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी रचना इन्होंने की थी, जिसमें है सम्रागण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राज मार्तंड, योग सूत्र वृत्ति, युक्ति कल्पत्रु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, आयुर्वेद सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, प्रकृत व्याकरण, कुर्मु शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, कृत्य कल्पतरु, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन, भोज प्रबंधन इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। आप सोचिए कि 84 ग्रंथ जो इन्होंने लिखे हैं उनके नाम हमको याद नहीं रहते हैं, तो इन्होंने ये कितने विद्वान होंगे। और जो मेरुदंड प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है उसके अनुसार धारा नगरी में राजा भोज को, जो परमार राजा भोज थे, इनको माँ सरस्वती ने साक्षात दर्शन दिए थे, ऐसा कहा जाता है। और जहाँ पर इनको माँ सरस्वती ने साक्षात दर्शन दिए थे वही स्थान भोजशाला है। जब हम भोजशाला में प्रवेश करते हैं तो इसका जो मेन गेट है उसके एक और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, शिला है, वहाँ पर कुर्मु शतक जो राजा भोज ने लिखा था, और परिजात मर्जरी नाटक जो इनके ही दरबारी थे मदन, उन्होंने लिखा था। इस ग्रंथ के 2 नाटक का उस पिलर के ऊपर वहाँ पर वो नाटक लिखा हुआ है। और इसकी शुरुआत ओम सरस्वती नमः से
शुरुआत की गई है। तो इससे स्पष्ट हमको ये प्रमाण मिलता है कि ये सरस्वती को समर्पित एक बहुत पुराना स्थापत्य था। और यहाँ पर एक बीच में कूप है जिसे सरस्वती कूप यानी सरस्वती कुआं कहा जाता है। और प्राचीन किंवदंतियाँ ऐसी भी हैं कि कोई भी जड़ से जड़ बुद्धि वाला, जो मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वो भी अगर इस कुएं का पानी पीता है तो उसकी बुद्धि के अंदर वृद्धि होती है और वो भी एक प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। अगर राजा भोजशाला में भव्य वाग देवी की सरस्वती की प्रतिमा थी और बहुत विशाल प्रतिमा थी। ये सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई थी और ये मकराना का जो संगमरमर था, मकराना जो नागौर राजस्थान में स्थित है, वहाँ के संगमरमर से बनी हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो जो गर्भगृह है वहाँ पर संगमरमर का कमल अभी भी बना हुआ है। 1875 में 1875 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया था, जिसके अंदर के लॉर्केट को एक वहाँ पर खंडित प्रतिमा मिली थी जो माँ सरस्वती की थी, वाग्व देवी की थी। और उस मूर्ति को उन्होंने भोपाल के पॉलिटिकल एजेंट मेजर किटकेट को उन्होंने उसे दी और किटकेट ही इंग्लैंड लेकर गए और वहाँ के वेल म्यूजियम में आज भी वो प्रतिमा वहाँ पर स्थित है। तो भोपाल का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर किटकेट, उनके द्वारा यहाँ से मूर्ति ले जाई गई थी 1880 में, जो वहाँ के म्यूजियम में स्थित है। जो ये वाग्व देवी है, इसे सौभाग्य की देवी कहा जाता है, यश की देवी कहा जाता है और माँ वाग्व देवी है जिनके हजारों नाम हैं। एक विक्रम संवत 1091 को वाग्व देवी की स्थापना की गई थी भोजशाला में। कलकत्ता से प्रकाशित एक पत्रिका है रूपम, इसके अंदर 24 जनवरी 1924 को हमारे एक इतिहासकार हुए काशीनाथ दीक्षित, के एन दीक्षित, उन्होंने इसके अंदर ये बताया गया कि ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित वाग्व देवी की प्रतिमा वही प्रतिमा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा राजा भोज ने करवाई थी। हालांकि ये जो प्रतिमा है इसके अंदर दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों की मूर्ति कला का हमको बेजोड़ नमूना मिलता है। दोनों का हमको मिश्रण देखने को मिलता है। क्योंकि इसके अंदर 4 हाथ 2 हाथ खंडित हैं, सिर पर मुकुट है, कानों के अंदर आभूषण है, बालों का जुड़ा है, कमरबंद नक्काशी युक्त, पाँवों में कड़े हैं, हाथों में चूड़ियाँ हैं, गले में हार हैं, झुकी हुई मूर्ति है जिसका एक पाँव हल्का सा आगे निकला हुआ। ऐसे तमाम हमको उस मूर्ति की विशेषता, माँ सरस्वती की जो का विग्रह है उनकी विशेषता हमको देखने को मिलती है। और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह जो विग्रह था, ये जो प्रतिमा थी, इसके अंदर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो प्रतिमा है इसका हमको मिश्रण देखने को मिलता है। अगर हम इस प्रतिमा की बात करें तो इस प्रतिमा के नीचे 5 आकृतियां बनी हुई हैं जो माँ देवी की सेवा में लगी हुई मूर्तियां हैं, इस प्रकार की हमको प्रतीत होती है। जिसमें एक मूर्ति है जिसके हाथों में माला है और वो हमको ऐसा लगता है कि वो मूर्ति उड़ रही हो। वाग्व देवी की जो प्रतिमा है वो ध्यान मुद्रा की प्रतिमा है जो 4 फीट 9 इंच मोटी है और 2 फीट 4 इंच चौड़ी है और इसके ऊपर जैन मूर्ति कला का हमको प्रभाव देखने को मिलता है। इस वजह से कई जैन अनुयायी ये भी मानते हैं कि ये जो मंदिर है ये जैन तीर्थंकर को समर्पित है। राजा भोज जो 1010 में शासक बने थे और 1055 तक शासक थे, लगभग उनका 45 सालों का शासनकाल था, जिसमें से 1034 में उन्होंने इस भोजशाला का निर्माण करवाया था और 1305 से लगाकर 1401 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर हमला किया था। अब यहाँ से विवाद किस प्रकार शुरू होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1279 में कमाल मौला नाम का एक फकीर था जो धार नगरी में आया था और यहाँ पर वो 36 वर्षों तक रहा। इस कमाल मौला ने इस क्षेत्र की सामरिक संपन्नता को अलाउद्दीन खिलजी तक पहुँचाया और इसी जानकारी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में इस भोजशाला को नष्ट कर दिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 पर भोजशाला पर आक्रमण किया तब यहाँ पर विद्यालय चलता था। यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और संस्कृत के अलावा तमाम साइंस और मैथमेटिक्स इसकी भी शिक्षा दी जाती थी। जब यहाँ पर हमला हुआ तब इस विद्यालय में पढ़ने वाले 1200 से ज़्यादा छात्र स्टूडेंट थे और वहाँ पर कम से कम 200 से ज़्यादा वहाँ पर टीचर थे और उन्होंने इसका संघर्ष किया था। क्योंकि उनके ऊपर धर्मांतरण का, इस्लाम कबूल करने का उनके ऊपर दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और उन्होंने वहाँ पर उन लोगों से लड़ाई लड़ी। इसके बाद उनकी हत्याएं कर दी गई, निर्मम हत्याएं कर दी गई, उनकी गर्दनें उनके को काट कर उनके शरीर को शक्त विक्षत करके उसी सरस्वती कूप में डाल दिया गया जिस कूप का पानी पीना बहुत शुभ माना जाता था। इसी आक्रमण के बाद में कमाल मौला की मृत्यु हो गई।
उसके भी कई दशकों बाद, यानी लगभग मैं बात कर रहा था 1305 की, और उसके बाद में 1456, यानी आप बात मान सकते हैं कम से कम 150 साल बाद मोहम्मद खिलजी ने कमालुद्दीन मौला की दरगाह व मकबरा वहाँ पर बनाया। इसके नज़दीक 4 इस्लामी मकबरे और बनाए गए थे। कमालुद्दीन चिश्ती धारवी जो 1238 से 1330 तक था, इसे मालवा सल्तनत के दौरान बनाया गया था। इस मकबरे का निर्माण ठीक वैसे ही किया गया है जैसे कुतुब मीनार के 27 जैन एवं विष्णु मंदिर को तोड़कर और बनाया गया था। जिस प्रकार नालंदा तक्षशिला का वैभव था, उसी प्रकार राजा भोज की इस नगरी भोजशाला का भी वैभव समाप्त कर दिया गया। 1732 तक मुस्लिम अधिकार जब कमजोर होने लगे, तब 1909 में धार रियासत के एंशिएंट मूवमेंट एक्ट लागू कर भोजशाला को संग्रहित स्थल घोषित किया गया था। उन्नीस में वापस भोजशाला की पट्टिका लगा दी गई, अर्थात वापस भोजशाला का महत्व बढ़ा था। 1935 में अजमेर के अंदर उर्स के दौरान मुसलमान उग्र हो गए। भोजशाला को कमाल मौला की दरगाह बताकर वहां पर कब्जा करने के लिए उग्र एवं हिंसक प्रदर्शन हुआ था 1934 में। 24 अगस्त 1935 को धार राज्य के दीवान श्री नाडकर ने शुक्रवार को मुसलमान को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कब्रिस्तान बनाकर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया और अवैध कब्जा कर दिया गया था। 21 से लगाकर 23 दिसंबर 1944 को कमालुद्दीन मौला का पहला उर्स हुआ। इस उर्स को दंगे में परिवर्तित कर दिया गया था। वहां पर काफी दंगे फसाद हुए थे। 1952 के बाद शोध साक्ष्य इतिहास संकलन समिति से जुड़े जागरूक लोगों ने अपनी विरासत बचाने के लिए सरस्वती उत्सव मनाने का पर्व शुरू किया था, जिसके अंदर केसरीमल सेनापति, विपिन प्रकाश खत्री, बसंत राव प्रधान, ताराचंद अग्रवाल और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर थे। 29 नवंबर 1952 यानी 29 नवंबर 1952 को ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अधीन इस स्थान को ले लिया और इसे स्मारक घोषित कर दिया गया। 1988 में प्रतिमा मिली जो धार संग्रहालय को सौंपी गई। 1994 में सनातनी लोगों ने इसके बचाव के लिए सभी के घरों में केसरिया ध्वज को फहराकर हिंदू एकता पर बल दिया था। 1995 में शिव सैनिकों द्वारा भगवा फहराने की कोशिश की भोजशाला पर, मगर वहां के स्थानीय प्रशासन ने मना कर दिया गया था। इसके बाद ये फैक्ट है जो वहाँ की रिपोर्ट के अनुसार मुझे मिले हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फरवरी 1995 को 50 लोगों ने भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। 23 अप्रैल 1995 को हिंदू और मुसलमानों के मध्य सहमति बनी कि मंगलवार को वहाँ पर हनुमान चालीसा होगा, सुंदरकांड होगा और शुक्रवार को नमाज होगी। 11 अगस्त 1996 से लगाकर 13 दिसंबर 1996 के बीच में मना करने के बावजूद भी लाशों को भोजशाला में दफनाया गया, पथराव भी हुआ, उर्स भी स्थगित कर दिया गया और वहाँ पे काफ़ी हिंसक झड़प भी हुई थी। वहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा 19 मई 1997 को नज़दीक के कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया। भोजशाला के भीतर एक कमरे का कब्जा भी प्रशासन ने वापस ले लिया और 12 मई 1997 को प्रशासन ने भोजशाला को प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर में 1 बजे से लगाकर 3 बजे तक नमाज की अनुमति दी। हिंदू समाज को वर्ष में सिर्फ एक बार, मुस्लिम समाज को हर प्रत्येक शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। वहीं हिंदू पक्ष को वर्ष में सिर्फ एक बार बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना करने का फैसला बताया गया था और बाकी अन्य दिन जो भोजशाला है वो एक संग्रहालय के रूप में काम होगा। ये फैसला ASI की सहमति पर बना था। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी उस समय की। 2002-2003 में यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ। 7 अप्रैल 2003 में प्रत्येक मंगलवार को 6 से 7 तक दर्शन की अनुमति दी गई थी। इसी पर काजी मोइनुद्दीन याचिका दर्ज की गई थी और उसे भी बाद में खारिज कर दिया गया। वर्ष 2013 और 2016 में भी काफ़ी तनाव हुआ क्योंकि बसंत पंचमी और शुक्रवार दोनों एक साथ मिला था। 12 फरवरी 2016 को शुक्रवार के दिन दर्शन करने पहुँचे भक्तों को जो 12 फरवरी 2016 को शुक्रवार के दिन दर्शन करने के लिए जो भक्त पहुंचे उनको पुलिस ने बाहर निकाल दिया, ज़बरदस्ती लाठीचार्ज किया गया और वहीं उन्हीं पुलिस कर्मियों ने 25 मुस्लिम लोगों को पुलिस की वैन में बैठाकर अंदर लेके गए और नमाज पढ़वाई थी। देख लीजिए आप क्या स्थिति रही है वहाँ की। भोजशाला की दीवारों के साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई। वहाँ जहाँ जहाँ पर भी शिलालेख थे, जहाँ जहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ थीं, जहाँ जहाँ कमल बने हुए थे, जहाँ सरस्वती माँ सरस्वती के कोई प्रमाण थे, उनके ऊपर प्लास्टर लगाकर उसको बंद करने की कोशिश कर दी गई ताकि वहाँ के साक्ष्य को छिपा दिया जाए।
इसके बाद इंदौर हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि उसकी व्यवस्थित वहाँ का सर्वे किया जाए। अगर ये देखा जाए तो सबसे पुराना विवाद यही है, क्योंकि 1331 से यहाँ पर विवाद शुरू हो गया था। 1034 में राजा भोज ने भोजशाला बनाई थी और उनके 200-300 वर्ष बाद 1331 से ही यहाँ पर विवाद हो गया। अगर इस विवाद को देखते हैं तो कम से कम 694-95 साल यानी लगभग 700 साल पुराना ये विवाद है। काशी का जो विवाद है वो भी 350 साल से ज़्यादा पुराना माना जाता है। जो कमल मोला का अतिक्रमण वाला हिस्सा था उसमें लगे स्तंभों में राजा भोज का लेख है, जिसमें उनके उत्तराधिकारी उदयादित्य की जानकारी मिलती है। जो प्राकृत भाषा का लेख है जिसमें संस्कृत के छंद भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब 1540 के आसपास में अफगान शासक शेर शाह सूरी का शासन हुआ करता था, उस समय 1542-43 में यहाँ पर एक अभियान किया गया था धार के अंदर, और धार पर आक्रमण किया गया शेर शाह सूरी की सेना द्वारा, और यहाँ का जो प्रशासक है उसे जुनैद को बनाया गया था। जुनैद नाम के एक व्यक्ति को 1542-43 में यहाँ का प्रशासक बनाया गया था। 23 जनवरी 2026 जो अभी रिसेंटली गया, उस समय भी स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण थी, क्योंकि बसंत पंचमी और शुक्रवार दोनों एक ही दिन थे इस वजह से। तो इस प्रकार ये सारे एविडेंस मैंने आपको बताया कि किस प्रकार राजा भोज की नगरी भोजशाला का यहाँ पर विवाद था। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि जैसे हम एंट्रेंस करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतिमा, बहुत बड़ा पिलर है जिसके ऊपर संस्कृत में 2 नाटक लिखे गए हैं। जो कुर्मु शतक जो राजा भोज ने ही लिखा था, और परिजात मंजरी नामक एक ग्रंथ है उसकी भी पंक्तियाँ लिखी गई जो मदन एक रचनाकार हुए मदन, उन्होंने वहाँ पर लिखा था। इसी भोजशाला के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी सेकेंड, दिलावर खान गौरी, इसके बाद मुग़ल जो शासक थे उनके हमले हुए। साथ ही यहाँ पर अलग अलग काल के अंदर अलग अलग मुस्लिम आक्रांताओं ने, अफ़गानी आक्रांताओं ने यहाँ पर हमला किया था, जिसके अंदर किसी भी आक्रमणकारी ने यहाँ पर किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं जताई। सभी ने यहाँ पर भयंकर आक्रमण किया, कत्लेआम किया, और जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी सेकेंड, दिलावर खान गौरी, शेर शाह सूरी और तमाम बहुत सारे मुग़ल आक्रांताओं ने यहाँ पर हमला किया था। लेकिन हो कोई भी, लेकिन ये सूरत बदलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरी सूरत है कि ये कोशिश बदलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इतने सालों की अथक प्रयास एक संवैधानिक तरीके से लड़ते हुए हिंदू पक्ष को आखिर न्याय मिला। 15 मई 2026 को माननीय इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जिसके चीफ जस्टिस थे विजय कुमार शुक्ला एवं चीफ जस्टिस आलोक अवस्थी जी, और विजय कुमार शुक्ला जी ने 15 मई को फैसला दिया दोपहर 2:30 बजे, और 242 पेज का ये फैसला था, जिसके अंदर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी 2190 पेज की जो रिपोर्ट है इसको महत्वपूर्ण माना गया। साथ ही इनके जो वकील पक्ष के प्रमुख वकील थे विष्णु कुमार जैन साहब और उनके पिताजी, इनकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। हालांकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, ये भी 2003 में यहाँ पर आए थे, और 17 सितंबर 2026 को उनके जन्मदिन के दिन भी उन्होंने धार के अंदर एक सभा की थी। इसके साथ ही यहाँ पर एक राजा भोज के जो वंशज थे राजा नरवर्मन, इनका भी हमको एक लेख मिलता है जो है 1094 से लगाकर 1033 तक का एक लेख मिला है, 1133 तक का, 1094 से लगाकर 1133 तक का एक हमको अभिलेख मिला है। और उस अभिलेख के जो एक स्तंभ है इसके ऊपर 2 लेख बने हुए हैं, जिसकी जो शुरुआत होती है वो ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः से यहाँ इस लेख की शुरुआत होती है। तो इन तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। और ये जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई, ये जो पूरा मैंने आपको एविडेंस बताया, ये कोई मेरी
मनगढ़ंत नहीं है, ये मैं आपको प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर बता रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने जितने भी समाचार पत्र हैं जिसके अंदर भोजशाला से संबंधित कभी न कभी आर्टिकल छपा है, उन सब के आधार पर मैं बता रहा हूँ। चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक नवज्योति हो, मध्य प्रदेश के अंदर चलने वाले अखबार हो, साथ ही मैंने ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो तमाम जो भारत के प्रतिष्ठित चैनल हैं, आज तक है, इंडिया टीवी हो गया, एनडीटीवी हो गया, स्थानीय जो चैनल हैं, उन्होंने जो जानकारियाँ टीवी के ऊपर उपलब्ध करवाई उसके आधार में मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही जो पुरानी जितनी भी किताबें हैं उसमें जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। साथ ही एक विश्लेषण करता है राजीव रंजन प्रसाद, उनकी भी एक रिपोर्ट है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जो तमाम रिपोर्टें हैं उसके आधार पे मैंने आपको ये जानकारी दी। साथ ही जब हम परमार राजवंश पढ़ते हैं, तमाम किताबें जिसमें राजस्थान के अंदर भी परमार, मालवा के अंदर परमार की जो जानकारी मिलती है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको। साथ ही राजा भोज का जो हमको जहाँ भी राजा भोज की हमको जानकारियाँ मिलती हैं उसके बारे में मैं आपको उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ किंवदंतियाँ हैं, कुछ जनश्रुतियाँ हैं, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। साथ ही मैं एक बार धार जब गया था तो ऊपर किले के अंदर भी एक म्यूज़ियम टाइप वहाँ पर बना रखा है, जहाँ पर बहुत सारी जानकारी हमको ऐतिहासिक जानकारी मिलती हैं। उनके साक्ष्यों के आधार पर मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, वहाँ कुछ जानकारियाँ दे रखी हैं, वहाँ बहुत सारे राजा भोज के बारे में जानकारी दे रखी है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। साथ ही जो पुराने जो लेख हैं, जैसे कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले जो काशीनाथ दीक्षित जी थे, उनकी जो रिपोर्ट थी उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। और तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज जो जहाँ से भी मुझे मिले हैं वो मैं बता रहा हूँ। और आज ही के अखबार में 16 मई 2026 का ये अखबार है और इसी अखबार के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ आई हुई है, उसके आधार पर भी मैंने आपको जानकारी दी। ये देख सकते हैं कि मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखिए, भोजशाला वाग्मी देवी का प्रतिमा है, उनका ही मंदिर है। फ्रंट पेज के ऊपर, आज पूरे पेज के ऊपर समस्त जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो मैंने बताई वही जानकारी इसमें दी गई है। साथ ही इसी अखबार के लास्ट पेज के ऊपर भी ये बहुत सारी जानकारी दी गई है। इसके अंदर ये पूरा भोजशाला के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ये वहाँ का मैप बताया गया है, ये वहाँ की जो मातृशक्ति है किस प्रकार वो अपनी खुशी व्यक्त करे ये बताया गया है। और इसमें और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है कि भोजशाला मुक्ति आंदोलन यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा और स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा और विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा यहाँ पर चलाया गया था। और किस प्रकार 1034 के अंदर राजा भोज ने यहाँ पर इस भोजशाला का निर्माण किया था, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसका मैप बताया गया है कि किस प्रकार यहाँ पर एंट्री होती है, कहाँ पर गर्भगृह हैं, कहाँ पर हवन कुंड हैं, कहाँ पर सरस्वती कूप है, कहाँ प्रवेश की दीवारें हैं, कहाँ पर स्तंभ लेख हैं, ये सारा इसमें बताया गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि मेजर जो पॉलिटिकल एजेंट थे भोपाल के, मेजर किटकेट, वही प्रतिमा लंदन लेकर गए थे, ये भी इसमें यहाँ पर बताया गया है। और 1904 के अंदर इसको ब्रिटिश सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। और तमाम जानकारियाँ जो मैंने दी वही इसमें बताई गई हैं। तो आप सभी को जो राजा भोज थे और हमारी जो भोजशाला थी, इसके इतिहास को जानना चाहिए। राजा भोज के इतिहास के बारे में हमको पढ़ना चाहिए। भारत में महान प्रतापी शासक हुए हैं राजा भोज, जिनका जीवन काल, जिनका शासनकाल एक हमको सनातन संस्कृति और भारतीय ऐतिहासिक परंपरा का सबसे बेजोड़ नमूना हमको देखने को मिलता है। क्योंकि इस काल के अंदर ऐसा ही नहीं कि साहित्य के रूप से ये काल स्वर्णिम था, अगर हम देखा जाए तो स्थापत्य कला के रूप से, धार्मिक एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से, राजस्व के एंगल से, और काफ़ी संपन्न था। इसीलिए एक कहावत काफ़ी प्रचलित हुई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली।
इसके साथ साथ अगर हम मालवा, राजस्थान और माहिष्मती और अवंती, उज्जैन और ये पूरा आसपास का जो एरिया है, इसके प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो एक भारत के महानतम राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था। वे राजा भोज से काफ़ी पहले थे, लेकिन केवल एक सिर्फ राजा भोज के बारे में ही एक कहावत प्रचलित हुई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोत्री। ऐसा क्यों? राजा भोज से भी और प्रतापी और बड़े महानतम शासक और भी हुए हैं, लेकिन राजा भोज का महिमा मंडन ही इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसी भी किंवदंती हमको मिलती हैं कि राजा भोज के दरबार में एक साथ 88,000 व्यक्ति उपस्थित हो सकते थे, इतना विशाल इनका राज दरबार हुआ करता था। तो भारत के और परमार वंश के महान प्रतापी शासक राजा भोज, जिन्होंने 1034 में इस भोजशाला संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, माँ सरस्वती, माँ वाग्वती देवी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, उनका मंदिर बनाया था, और आज है 2026, लगभग 993 वर्षों बाद आज वह धरती, आज वह स्थल मुक्त हुआ है, पुनः उसका गौरव और पुनः उसका वैभव लौट आया है। तो कहीं ना कहीं आज राजा परमार भोज जहाँ कहीं भी होंगे उनको एक सुकून मिला होगा, एक उनको बहुत अच्छी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित करते हैं कि उनके द्वारा बनाया गया यह स्थल आज अपने प्रमाणिक और अपने वास्तविक स्वरूप में आएगा, और धीरे धीरे इसका वापस जीर्णोद्धार किया जाएगा। और समस्त सनातनी हिंदू भाइयों को मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं, और साथ ही जो मुस्लिम भाई हैं उनके प्रति भी मेरी सहानुभूति है, क्योंकि माननीय जो इंदौर हाईकोर्ट है, इन्होंने ये भी कहा है कि यदि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के अंदर अपनी याचिका दायर करता है तो उन्हें भी एक अलग जगह जमीन आवंटित की जाएगी। तो मैंने तमाम आपको जानकारी दी, ये साक्ष्यों के आधार पे दी है। और राजा भोज जो महान थे, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में अनेक प्रकार की जानकारी हमको देखने को मिलती है। साथ ही इसके अंदर ऐसा नहीं कि ये जानकारी केवल साहित्य से रिलेटेड है, लिटरेचर के साथ साथ हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी एविडेंस, इसके साथ साथ यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी हमको बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। एक ग्रंथ में तो यहाँ तक कि रोबोट के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में भी राजा भोज ने अपने ग्रंथों के अंदर उल्लेख किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार महानतम, पराक्रमी और दूरदर्शी राजा भोज हुए हैं। हम उनको इस वीडियो के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके इतिहास को, भारतीय संस्कृति और आने वाली युवा पीढ़ी को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उनके द्वारा किए गए कार्य को हमको उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ राजा भोज को पढ़े, राजा भोज के ऐतिहासिक और जो उनका महत्व था उसको समझना चाहिए। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम।